एक्चुअली भी करा है मैंने। वर्ड डॉक्यूमेंट है। जो डिजीज डिजीज रिलेटेड। इसे हटा ही दो ना यार। मैंने इसमें क्या करा है डॉक्यूमेंट में। हमारा कोई भी विजिबल डिजीज नहीं। है। इट्स नॉट विजिबल। अभी हुआ। जी। मेरा कोई भी डिजीज है जिसकी भी हम्म। मैं बात कर रहा हूं, वो डिजीज हम्म। जो है वो कौन से बॉडी पार्ट, जी। कौन से वो डिजीज कौन से बॉडी पार्ट, कौन से हम्म। बॉडी फंक्शन या कौन से बॉडी के सिस्टम से कनेक्टेड है। हम्म। ऐसे करके मैंने 300 डिजीज आइडेंटिफाई करी। जी। अब ये 300 डिजीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ कि सबसे ज्यादा लोग कौन सी बीमारी से मरते हैं। तो बीमारियां कितनी है वो हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सी बीमारी से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, उसके बेसिस पे ये 300 डिजीज आइडेंटिफाई करी। बड़ा वर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं तो उसका यूसेज समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिस्ट आएगी उसमें। अब मैंने क्या हम्म। करा, जो भी डिजीज है जी। उस डिजीज का होम्योपैथी में क्या सॉल्यूशन है। हम्म। ठीक है, एक तो आ गया कि भाई आपके पास डिजीज के कॉजेज और सिम्टम्स आ गए हर डिजीज के। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने लिखा कि अब मुझे ये पता चल गया कि ये बीमारी, इसका ये कारण होता है, ये सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद उसकी क्या रेमेडी होम्योपैथी में है। पानी दे दो। कि उसकी क्या रेमेडी होम्योपैथी में है, उसकी क्या रेमेडी हम्म। आयुर्वेदा में है, उसकी क्या रेमेडी एलोपैथी में है, उसकी क्या रेमेडी लुइस है जो हील योर बॉडी हील योर माइंड के तौर पर जी। है, हम्म। उसने कौन सी एफर्मेशन और क्या उसका अप्रोच निकाला है। जी। होम्योपैथी में एक चीज होती है माइंड रूब्रिक्स। तो इस बीमारी की माइंड रूब्रिक्स क्या है। ठीक है, आयुर्वेद में हम्म। जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में एक चीज होती है पंच निदान। हम्म। पंच निदान क्या है एज पर आयुर्वेद। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बीमारी के बारे में पता चली। मान लीजिए आपको कैंसर के बारे में पता चली। तो अब आप जब प्रोटोकॉल बनाएंगे, प्रोटोकॉल्स फॉर हीलिंग एनीबडीज कैंसर, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। चार चीज होती है। पेशेंट, डॉक्टर, मेडिसिन हम्म। और अटेंडेंट। ठीक है,
तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, एज ए डॉक्टर आपको क्या पता होना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मंत्र चिकित्सा से सबको ठीक करते हैं, तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। सिम्टम। उस बीमारी के क्या कारण हैं और क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है। अब पेशेंट जो है, कैंसर वाला पेशेंट पूरी दुनिया में धक्के खाता है। आप अगर कभी बंबई के रेलवे स्टेशन पे जाएं और टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में मालूम करें, तो वहां की ओपीडी, डेली की ओपीडी अप टू 2 लाख तक जाती है। फ्रॉम 50,000 टू 2 लाख। पूरे देश दुनिया में जितने भी लोग कैंसर के पेशेंट हैं, वो गाड़ी करके टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह फैसिलिटी नहीं है, बट वो पूरा पार्ट डेडिकेटेडली एक जगह है। तो पूरी दुनिया से 2 लाख लोग रोज के तौर पे टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रोटेट करते हैं। अब आपको आपसे कनेक्ट होने के लिए किसी कहीं नहीं जाना। आपका एक वर्चुअल एड्रेस है, आपने एक अपना छोटा सा वेब पेज बनाया, और वेब पेज बनाकर अपनी स्पेशलिटी, अपनी डिटेल्स उसमें डाल दी। तो आपने कॉजेज, सिम्टम्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर आपसे वो कहेगा जी हमने तो फलानी जगह पर इलाज कराया था, इससे झाड़ा करवाया था, वो वाले एलोपैथिक डॉक्टर से बात करी थी। तो कौन सा व्यक्ति कौन सा ट्रीटमेंट देता है। क्या आयुर्वेद में कैंसर के लिए क्या क्या दवाई दी जाती है। आयुर्वेद में प्राइमरीली कैंसर को ट्रीट करने के लिए केवल हीरे की भस्म दी जाती है। बाकी जितनी भी दवाइयां दी जाती हैं वो शरीर में ताकत बनी रहे उसके लिए दी जाती है। मेनली हीरे की भस्म होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाई दी जाती है, उनकी क्या अप्रोच है, ये आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद कैसे इस पूरे प्रोसेस को ट्रीट करता है, उसको पंच निदान कहते हैं। तो वो पंच निदान आपको पता होना चाहिए। होम्योपैथी में माइंड रूब्रिक्स उनकी अप्रोच होती है कि जो कैंसर का पेशेंट है उसके क्या क्या थॉट्स हैं, प्रत्येक थॉट को ध्यान में रखते हुए वो अपनी दवाइयां बनाते हैं। लुई से कैंसर के पेशेंट के थॉट्स के बारे में और उसकी एफर्मेशंस के बारे में बात करती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, ये सारी चीजें एक जगह डाल दी। तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर करें, 2 वर्ड डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसको ऑर्गेनाइज करने में। बट ये मैं पूरा का पूरा इस तरीके का बनाने की इच्छा रखता हूं जैसे कि एक चैटबॉट काम करता है। किसी ने हाय मैसेज डाला, हाय दिस इज चिन्मय सतपति फ्रॉम टेक्सास ह्यूस्टन यूएसए, हाउ कैन आई हेल्प यू, माय हस्बैंड, माय फ्रेंड, माय cousin is having cancer, ओके, फॉर कैंसर ऑफ विच बॉडी पार्ट। तो उसकी चैटबॉट से ऑप्शंस आ गई। जब चैटबॉट से ऑप्शन आ गई तो फिर उसके बाद उसमें पेशेंट की एजुकेशन हो, व्हाट ऑल यू हैव टेकन टिल नाउ, व्हाट ऑल आर दी मेडिकल रिपोर्ट्स। वो सारी रिपोर्ट, कौन सी चीज कहाँ, कितना, पेशेंट के पास कितना टाइम है, ये उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट से पता चलता है। बायोप्सी के बाद कीमोथेरेपी होती है। तो आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, कॉजेज एंड सिम्टम। उसको आपने क्लीवलैंड हॉस्पिटल या मेयो क्लिनिक की साइट पे गए और वो सारे प्रोटोकॉल जो वहां पे लिखे हुए हैं वो आपने एक जगह नोट कर लिए। एक कॉम्पेंडियम मैंने बना दिया, एक आपने अपने आप प्रैक्टिकली करा। फिर आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा कि भाई कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, क्या ट्रीटमेंट है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया।
तो मैंने क्या करा, क्योंकि वो चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए सब चीज एक जगह इकट्ठी कर दी। आपको सिर्फ हम्म, मेरे से क्वेश्चन करना है, ये 300 बीमारियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इसका क्या निदान है, आयुर्वेद कैसे देखता है, तो उसके हमारे पैरेलली वीडियोस बनते चले जाएंगे। और हम्म, वो एक ऐसा मटेरियल होगा कि जो रेडी रेफरेंस के तौर पर है, समझ में आता है क्या चीज होती है। मेरे उसमें एक प्लेलिस्ट है डिजीजेस के ऊपर। उसमें मैंने क्या करा, बीएमएस कॉलेज के जो बच्चे थे उनको बोला कि तुम अपनी वीडियो बनाओ, ये बीमारी क्या होती है, किताब से पढ़ के बोलो, आपस में एक्ट करो, एक वीडियो बनाओ अपनी, 5 से 10 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, एक बीमारी पूरी समझ में आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को कनेक्ट इस बात पे करता हूं कि आप एक ऐसा रास्ता निकालो। हमें ये पता है एलोपैथी क्या ट्रीटमेंट देती है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। आयुर्वेद की ऐसी कोई साइट नहीं है, होम्योपैथी की ऐसी कोई साइट नहीं है, यूनानी की ऐसी कोई साइट नहीं है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की कोई साइट नहीं है। क्यों नहीं है? आपको यहां तक नहीं पता चल पाता कि किसी भी व्यक्ति को कोई अगर बीमारी है तो आयुर्वेद उसे कैसे ट्रीट करता है। और जो कंटेंट है वो ऑथराइज्ड कंटेंट नहीं है, मतलब अगर मेयो क्लिनिक या क्लीवलैंड हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोप्राइटरी कंटेंट, उसकी क्वालिटी है, उसको आप मतलब वो हर जगह अपने डिस्क्लेमर्स भी लिखते हैं। डिस्क्लेमर लिखने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने पूरे प्रोसेस को यूएस के हम्म, लॉज के हिसाब से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो इट इज ए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऑनलाइन ही वो लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी बीमारी पढ़िए, सिम्टम्स देखिए, सारा कुछ करिए, हमारे प्रोसेस में रजिस्टर हुई और अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको कौन से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। 1 महीने से लेकर 7 साल बाद के अपॉइंटमेंट मिलते हैं मेयो क्लिनिक की साइट पर। मैं मेरी बात समझा पाया? जी, अब कोई व्यक्ति ग्लोबली आपसे कनेक्ट होना चाहेगा तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी बात सुने और उसको एक कोर्स ऑफ एक्शन बताएं। तो आपको क्या बताना होगा, देखिए आपको डॉक्टर जो है वो कीमोथेरेपी सजेस्ट करेगा, बायोप्सी सजेस्ट करेगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आयुर्वेद का डॉक्टर जो है ये भस्म खाने को बोलेगा, ये दवाई खाने को बोलेगा, ये काढ़ा पीने को बोलेगा, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको होम्योपैथी वाला व्यक्ति डॉक्टर जो है वो इन चीजों के लिए बोलेगा और ये दवाई देगा, इतने टाइम को आपको वो दवाई खानी है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको ना तो कोई एक्सरसाइज कराएंगे, ना कोई डाइटरी चेंज सजेस्ट करेंगे, ना कोई एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के जैसा कोई पॉइंट दबाने को कहेंगे। हम इनमें से कोई चीज नहीं करेंगे। हम सिर्फ मंत्र चिकित्सा करेंगे, जिसमें आपको ऐसे बैठना है, इस तरह से सांस लेनी है, इस तरह से जो है अपने अटेंशन को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेके जाना है। मैं मंत्र लिख रही हूं, मंत्र लिखने से मेरे पास ऊर्जा है, मैं उस मंत्र की ऊर्जा उठाकर आपके भीतर डाल रही हूं। डालने के 2 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। मैं मेरा अप्रोच समझा पाया? जी, आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। किसी भी व्यक्ति को मंत्र चिकित्सा में अपने आप को इसी तरह से तैयार करना है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी, तो मैंने क्या करा, कंटेंट को स्ट्रक्चर करके आपके सामने रख दिया। आपने अपनी फाइल बनाई, उसमें उसके प्रिंट आउट्स निकाले और वो लगा दिए, उसका एक ऑर्डर बना लिया। तो उस फाइल के अंदर वो आपका एक यूजर मैनुअल बन जाएगा। उसको बाद में डिजिटली आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि भाई हर एक बीमारी के हिसाब से 300 बीमारियों का वो बन जाएगा। तो अब
कैंसर के कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होंगे, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे अपने आप। किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है, बाय डिफॉल्ट कैंसर क्रोध का कारण से होता है। छोटे बच्चों का कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर्स जो हैं वो जो क्रोध करती हैं, वो उसका रीजन होता है। ऐसे करके अपने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे हर डिजीज के लिए। फिर वो पॉइंट्स को पेशेंट के सामने बोलना पड़ेगा। आपको ये कोशिश करनी है किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना है। जितना ज्यादा आप क्रोध करेंगे, आपके शरीर का स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब होगा, और आपका स्वादिष्टान चक्र डिस्टर्ब होने से आपके शरीर में जल की मात्रा कम होती जाएगी। जल की मात्रा कम होने से आपके शरीर के लिम्फेटिक प्रोसेस, फर्स्ट इम्पैक्ट, जब कोई व्यक्ति का लिम्फेटिक प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। दूसरी चीज, सुनने के हिसाब से आपको परेशानी होगी। आप चेक करेंगे बाय डिफॉल्ट आपके कान में ज्यादा मैल इकट्ठा हो रहा होगा। रात को लेट नाइट तक नींद नहीं आती होगी। ऐसे करके उसको, पेशेंट को बेसिक बेसिक सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ पंच निदान आप उसको गाइड करोगे। जब आप उसे गाइड करोगे, फिर अब आपको सेम प्रोसेस हीलिंग का जो है, अब मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये नहीं बताऊंगी। मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज दूंगी, वो वीडियो आपको सुननी है, और वो उसमें सारे सिम्टम्स और वो सब लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तीर्थ यात्रा करनी है तो कौन सी जगह पर जाना है, कौन सी जगहों पर क्या क्या, ऐसे करके आप उसको एक दैव विपाश्रय चिकित्सा बेस्ड एक सिम्टोमेटिक वो देंगे प्रेस्क्रिप्शन। तो आपकी पद्धति बिल्कुल यूनिक होगी, और कोई आपको किसी भी सिचुएशन में उसके हिसाब से टच ही नहीं कर सकता। अगर आपने पहली बार में ये बोल दिया, भाई देखिए, आपने आरती से हीलिंग ली, आरती ने आपको हीलिंग करी, दोनों सिचुएशन में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रखे गए। हमने ये तो नहीं कहा कि भाई मैडम आप जो है हीलिंग करवा रहे हैं तो आप जो है सबसे पहले ये खाना खाना खाने में ये परहेज रखिएगा, और ये कोई नहीं, हीलिंग करानी है, अच्छा क्या परेशानी है, ये परेशानी है, ठीक है, बैठ जाइए, सांस लीजिए, अब बताइए क्या चीज में फर्क लगा। अगला सेशन इतनी देर बाद होगा, इसी दिन या अगले दिन, ऐसे करके उसका टाइम ड्यूरेशन बताएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स का आपको 100% क्लैरिटी होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बोलता है कि भाई आप ये वाला प्रोसेस जो कर रहे हो, बोले देखिए आप तो दवाई देते हैं, प्रोसीजर्स बताते हैं, हमारे में दवाई दी ही नहीं जाती। हमें तो सिर्फ पेशेंट दिखना चाहिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, उसका नाम पता होना चाहिए, और उसके लिए जो है हम मंत्रों की ऊर्जा डालते हैं। हमारा इतना प्रोसीजर है। और हम फिजिकली किसी पेशेंट को नहीं देखते। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वील नेवर हैव आवर फिजिकल सेंटर फॉर अ डिजीज, वील ओनली हैव अ वर्चुअल सेंटर। अब कोई भी चीज करेंगे तो उसमें अपने डूज एंड डोंट्स हैं। तो वो डूज एंड डोंट्स आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। और 300 बीमारियां इसलिए मैंने बना दी, बिकॉज टोटल अकरेंस फर्स्ट डिजीज डोमेन में पहले 300 बीमारियां आई हैं। कायदे सर तो 4-6 बीमारियों से ही लोग मरते हैं, हार्ट, कैंसर, लंग, बस और कुछ होता ही नहीं। क्योंकि अब वो दिन तो चले गए देश में कि वो आदमी, फलाने आदमी को बुखार हुआ, बुखार होके मर गया, खांसी हुई, खांसी होके मर गया। अब आजकल जो मर रहे हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक में सिंपल सी चीज होती है, लंग्स में कफ का एक क्लॉट जैसा फॉर्मेशन होता है। वो या तो हार्ट में चला जाता है, या फिर वो ब्रेन में चला जाता है। जब वो हार्ट में जाता है तो कार्डियक अरेस्ट होता है और आदमी 2 मिनट में खत्म हो जाता है। या फिर वो जो क्लॉट है वो ब्रेन में चला जाता है और आदमी को पैरालिसिस, स्ट्रोक हो जाता है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ऐसे करके आपका यूजर मैनुअल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए कोशिश करिए अपने ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए, अच्छी वीडियोस देखिए, जिन वीडियो से आपको जानकारी मिल जाए, एक एक बीमारी
ये जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा तब उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फिनोमिनली बहुत इजी तरह से हो जाएगा। फिजिकली मैं ट्रीट नहीं करती। पंच लाइन। मुझे बड़ा मजा आता है कभी कभी जो है ना, कोई डॉक्टर से बात करेंगे, कहेगा मैं तो सर्जरी करता हूँ या मैं दवाई देता हूँ या ये वाली एक्सरसाइज कर लो। मैं तो हमारे पैथी में तो ये तो सब कुछ होता नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक कर देते हैं। इतना मजा आता है जब एक डॉक्टर को बोलो ना कि हम तो ऐसे ही ठीक कर देते हैं, तुम्हारे को इतना सारा प्रपंच चाहिए, इतनी सारी सर्जिकल मशीन्स चाहिए, इतने सारे हॉस्पिटल्स चाहिए, इतने आईसीयू सेंटर्स चाहिए, इतने पेट स्कैन सेंटर चाहिए। हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये प्रोसेस जो है, और पेशेंट को देखना है तो स्कैनिंग कैसे होती है अब तो आपको आई गई। सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस को और रिलीजियसली और अच्छी तरह से, मतलब एक एक प्रॉपर टाइम के तौर पे, मतलब एज ए हाउस वाइफ आई नो इट इज वेरी चैलेंजिंग कि रोजमर्रा में चीजों के लिए एक ईमानदारी से टाइम निकालना। बट एक ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में जिसमें कि केवल आप ही सॉल्यूशन होगे। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। एक टाइम, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें केवल आप ही सॉल्यूशन होगे। ना डॉक्टर, ना मेडिसिन, ना एक्सरसाइज, कोई चीज सॉल्व नहीं कर पाएगी। मेंटल हेल्थ की जितनी भी डोमेन्स हैं उसमें कोई बीमारी, कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है। हम्म। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खा रहा है, थोड़े दिनों बाद नींद की गोली की क्वांटिटी बढ़ जाती है, फिर वो डोसेज चेंज होती रहती है, फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है उसे नींद नहीं आती। तो कुछ चीजों के ऊपर बहुत फोकस रहिएगा। जो मेरे यूजर मैनुअल हैं बने इसलिए हैं। और बाद में तो मैं इतना ऑर्गेनाइज कर दूंगा, किसी भी व्यक्ति को कोई सी बीमारी, अब मोटा मोटा क्या है ना, 35 करोड़ लोगों को तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन है। पहला क्वेश्चन ही है कि अगर बीमारी है तो क्या आपको, कोई सी भी बीमारी है तो क्या आपको उससे पहले ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन में से कोई एक प्रॉब्लम थी या है? बोले जी हम्म। कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट अलग तरह से होगा। अदरवाइज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड है, स्ट्रेस रीजन है। हम एंडोक्रिनोलॉजी की बात नहीं करते, हम न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी की बात करते हैं। ब्रेन कौन सा थॉट के बाद में पिट्यूटरी को इम्पैक्ट करता है, पीनियल को इम्पैक्ट करता है, एज अ रिजल्ट पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। हम्म। तो आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम हार्ट नहीं है, आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो हार्ट का कौन से ग्लैंड से कनेक्शन है, और वो ग्लैंड को नेचुरल प्रोसेस में चीजें मिल रही है नहीं मिल रही। हार्ट फंक्शन क्यों नहीं कर रहा? बॉडी इज ए इंटेलिजेंट डिजाइन। विचार को आइडेंटिफाई करते हैं जो विचार बीमारी लाता है। अब ये लुइस हे ने कहा है कि हाँ भाई जो विचार बीमारी लाता है, नहीं, लुइस हे ने नहीं कहा। लुइस हे से 400 साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर मंत्रों के द्वारा, विचारों के द्वारा चिकित्सा करने के बारे में बताया, उसको मानस रोग कहते हैं। होम्योपैथी में पिछले 200 साल से जो है, जो बुक्स बनी हुई हैं वो माइंड रूब्रिक्स के आधार पर है। कौन सी बीमारी कौन से विचार से संबंधित है और कौन सा विचार कौन सी औषधि से संबंधित है, उसके अनुसार औषधि दी जाती है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में ऊर्जा के अवरोध को, नसों को, पॉइंट को दबाने से होता है। लेकिन वो मूल विचार जो है, जहां पर कि
गतिरोध है, उस गतिरोध को वो वहां से हटाने का प्रयास करते हैं। सो दे आर ऑल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ सर्जरी। अब वो सर्जरी के साइड इफेक्ट होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, बट हमारे प्रोसेस में इनमें से कोई चीज नहीं आती। दवाई देंगे तो साइड इफेक्ट होंगे, हम दवाई देते ही नहीं। जब आप इस चीज को लगातार अपने अंदर बोलते रहेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। हाँ, ये वाली बात तो है कि भाई, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि भाई बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम हो गई, तो हीलिंग के बाद क्या हुआ, बोले हीलिंग के बाद ठीक हो गया। उससे पहले दवाई और बाकी सारी चीजें तो दी ही जाती हैं। तो आपका जो नॉलेज बेस है वो जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी मंत्र चिकित्सक आप बनेंगी। मैं मेरी बात समझा पाए? तो ये मैंने यूजर मैनुअल आपके लिए इसलिए बनाया। फिर मैंने वो बांट दिया, वो अलग अलग बात है कि मैंने वो अपने ग्रुप में ही डाल दिया। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती। मैं डैडी के टाइम पे इतना परेशान हुआ ना, डैडी का कैंसर हुआ 1 महीने पहले मुझे पता चला, और 1 महीने में वो चले गए। उसमें उस 1 महीने में 2 हफ्ते जो है वो हम अ, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे डैडी। तो 1 हफ्ते एक हॉस्पिटल में, 1 हफ्ते का, दोनों ने 2-2 4-4 लाख रुपए के बिल बना लिए। दोनों चोर डॉक्टर थे बिल्कुल। उनका इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पेशेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। बेसिक फर्स्ट एड तो सभी को पता होती है, कोई ऐसी वो चीज नहीं है। बट उस बेसिक फर्स्ट एड के लिए लाखों रुपए चार्ज करना, उस लाखों रुपए के लिए जो है कुछ भी हो सकता है। पेशेंट को अपना घर बार बेचना पड़ सकता है। ऑल दैट इज पॉसिबल। तो अगर कोई चीज आवश्यक है ही नहीं, तो पेशेंट का घर बार बिकने से बच जाएगा। फर्स्ट एड नहीं मिला मतलब, मुझे जिस समय हार्ट अटैक पड़ा उस समय तक दवाई व्यवस्था वो सब नहीं हुई। हीलिंग करने के लिए आपको 2 मिनट चाहिए। आपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पेशेंट दिखना चाहिए, बोले जी आप इसे आईसीयू में लेकर जाओ, एम्बुलेंस में लेकर जाओ, जो मर्जी करो। हमें तो सिर्फ पेशेंट को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे दिखाते रहो, बस हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है। कितना आसान सिस्टम है। मैं मेरी बात समझा पाया? अब इससे ये पता चलता है कि भारत में जितने भी लोग थे वो एक समय पर आध्यात्मिक रूप से सबसे स्ट्रांग क्यों थे। क्योंकि जितनी ज्यादा मंत्रों का आप अभ्यास करते हैं, आपकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती है। उतनी ज्यादा ऊर्जा से आप किसी को भी किसी भी चीज के लिए आशीर्वाद देंगे, तो उसके रोग कम होने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि मंत्र चिकित्सा पढ़ना क्यों जरूरी है? बोले पूजा तो सभी करते हैं, सिर्फ अपनी पूजा पद्धति को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, और आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई। आपकी जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आप अपने रोगों को तो ठीक कर ही लोगे, दूसरे किसी के भी रोगों को आप ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद कहता है किसी भी रोगी का मृत्यु और निर्धनता, ये रोग है। मतलब कोई मर गया है, उसकी चिकित्सा करेंगे वो जिंदा हो जाएगा। ऐसा हमारे पुराने टेक्स्ट में लिखा था। अब हम पुरानी सारी चीजों को फॉलो नहीं करते, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह से उसी प्रोसीजर में जब हम निर्धनता की बात करते हैं, तो किसी ने लक्ष्मी और महालक्ष्मी के आवाहन की बात करी कि इस देश में कभी लोग निर्धन नहीं होने चाहिए। तो लक्ष्मी और महालक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति की निर्धनता रूपी रोग का उपचार होता है। अब बताइए, इससे खूबसूरत क्या होगा? पूजा क्यों करनी है? क्योंकि हेल्दी और वेल्दी रहना है हमें। कितना सिंपल आंसर हो गया। तो कायदे सर, मेरा ये मानना है कि हम हेल्दी वेल्दी रहने के लिए अपने जीवनचर्या के अंदर मंत्र और उससे रिलेटेड सिस्टम को इंड्यूस करें।
अब जैसे हमने क्या करा, एक हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में जाकर हमने अपनी तरफ से वहां पर जो पेपर का रिम होता है, लूज शीट्स, वो रख दी, और रेड कलर का पेन रख दिया, और उस पे हर शीट पे एक या दो बार वो श्रीम लिखा हुआ है, कैसे लिखना है वो प्रक्रिया लिखी हुई है। अब जितने भी लोग हॉस्पिटल में अपने पेशेंट का वेट कर रहे हैं, वो उतनी देर वहां बैठकर नेगेटिव चिंतन करने के या हम्म। गप्पे मारने, उसकी बजाय वो उतनी देर बैठ के श्रीम लिखे, और वो सारा श्रीम, जितने भी लोग पेशेंट के अटेंडेंट उस हॉस्पिटल में आए, वो उठाकर उसी हॉस्पिटल में ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। हम्म। तो आप देखेंगे कि उस हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। हैप्पीनेस कब होगी और क्यों होगी? हम्म। हॉस्पिटल में हैप्पीनेस का क्या मतलब? पर हॉस्पिटल में श्रीम लिखने से, उसकी ईस्ट की एनर्जी बढ़ाने से प्रत्येक हॉस्पिटल में डेथ होनी बंद हो जाएगी। पहले कम होगी, फिर बंद हो जाएगी। तो जितने भी लोग वहां पर आ रहे हैं, रोज के रोज स्ट्रीम लिखें और ईस्ट डायरेक्शन में रखते जाएं। जैसे जैसे वो उसको रखते जाएंगे, पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव थॉट्स और स्पिरिटेड एनर्जीज के इफेक्ट घटते चले जाएंगे, और हॉस्पिटल में किसी भी रीजन से डेथ होनी बंद हो जाएगी। हम्म। और मैं तो मेरे फादर को हॉस्पिटल से लेकर आया हूं, जीवित ले गया था, डेड बॉडी लेकर आया, तो मुझे तो पता है कि वो एक कितना नेगेटिव टाइम फ्रेम होता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरीके के प्रोसीजर्स की सख्त आवश्यकता है। पर जो सबसे बड़ा कांस्टेंट है वो ये है, मंत्र चिकित्सक की अपनी नॉलेज। मैं मेरे गुरुजी के साथ में डिजीजेस पे बात करता था। मैं मेरे फूफा जी से भी मैंने बात कर रखी है, वो एलोपैथी और होम्योपैथी के तौर पे बात करते थे। मैं तमाम लोगों को, मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनको जानता हूं। मैंने आज तक एक व्यक्ति आयुर्वेद का ऐसा नहीं देखा जो मेरे गुरुजी के जितना जानता हो आयुर्वेद। और वो सिर्फ क्रोनिक डिजीज ठीक करते थे, नॉट ओनली क्रोनिक डिजीजेस। वो पेशेंट की एजुकेशन पे टाइम खर्च करते थे, पेशेंट को बताते थे। मतलब मेरे गुरुजी को, मतलब एम्स के ही कितने सारे डॉक्टर्स आए थे वहां पर, हार्ट के और उसके, जो आकर बैठकर बात करते थे कि आपको कैसे ये सब पता है। बोले हमारे ग्रंथों में लिखा है। अब मुश्किल इस बात की आती है कि किताब में जो चीज लिखी हुई है, उससे एक कंक्लूजन तक पहुंचना, उसके लिए स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी चाहिए। आप किताब को ही 100 बार पढ़ लो। कुछ बच्चे हैं जो 100 बार पढ़ने के बाद 99.9% नंबर लेकर आते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 100 में से 40 नंबर लेकर आते हैं। हाउ वुड यू एक्नॉलेज कि इसको वो चीज समझ में आई? विद द प्रेजेंट सिस्टम की, आज क्या है कि सिलेबस ही करप्ट हो गया। डीएम नेफ्रोलॉजी, उसका 60% सिलेबस जो है वो डायलिसिस कैसे होता है, क्या करा जाता है, कितने एस्पेक्ट है, उसके ऊपर बेस हो गया। अगर आपके पास में डायलिसिस के अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या ये सही प्रक्रिया है? डायलिसिस जब मशीन बनी थी तो एसओएस बनी थी, कि जब किसी भी पैरामीटर से वो ठीक ना हो तो डायलिसिस कर ले। आज जिन लोगों ने मशीन बनाई है, वो मशीन बेचने के लालच में डायलिसिस को एसओएस की बजाय हफ्ते में 3 दिन कराते हैं। हफ्ते में 3 दिन कराने से शरीर जितना बल होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो जैसे ही पेशेंट डायलिसिस पे आया, बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आपको डायलिसिस जो है 3,000 रुपए की बजाय 1,000 रुपए में देंगे। लेकिन आपको हफ्ते में 3 बार आना पड़ेगा, 4 बार आना पड़ेगा, ये कंपल्शन है उनके यहाँ। नहीं तो वो आपको अपनी प्रायोरिटी से हटा देंगे।
अब डायलिसिस वाले व्यक्ति जिसको हर हफ्ते जो है 8-10 हज़ार रुपए खर्च करने हैं, अगर उसका काम 1,000-2,000 रुपए में हो रहा है तो उसके लिए तो एक एडवांटेज है। बट जी। परमानेंट खून निचोड़ रहा है कोई, जिंदा रहना है तो खून अपना निचुड़वाना ही पड़ेगा। तो सोचिए, जिसके पास पैसे नहीं है और ये गलती से प्रॉब्लम हो गई तो उसकी क्या स्थिति। एंड ये कहना कि अरे किडनी विडनी सड़ गई या ये हो गया, लिवर सड़ गया, तो इसका मतलब शराबी होगा, वो आज की तारीख में बिल्कुल केस नहीं है। क्योंकि एक बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ऑर्गन बिल्कुल ठीक होता है, उसकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है। मेरी किडनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मेरी किडनी ने फंक्शनिंग बंद कर दी। अब वो मुझे डायलिसिस पे डाल रहे हैं, विच इज ए रॉन्ग ट्रीटमेंट। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर आपको कॉजेज एंड सिम्टम्स अच्छी तरह नहीं पता होंगे तो हम्म। यू विल नेवर बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये पेशेंट किस बीमारी का है और उसमें क्या क्या और कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने कितने ऐसे केसेस देखे जिन्होंने की पूरी लाइफ कभी शराब नहीं पी हम्म। और उनका लिवर फेलियर हो गया। लिवर फेलियर के बाद उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम लिवर फेलियर की थी नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। लिवर की फंक्शनिंग बंद हो गई थी, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था, ऐसा मान लीजिए कंप्यूटर का। तो मंत्र चिकित्सा ऑटो, और मुझे 15 दिन लगते हैं। आप मुझे दुनिया का कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस दे दीजिए, मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है उसको 15 दिन में रिवर्स करके दिखा सकता हूँ। और मैं कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा तोपची हूं कि मैं कुछ भी कर दूंगा, नो। अग्नि पुराण के अंदर ब्रह्म ज्ञान वाला चैप्टर जो है, केवल उसके उच्चारण मात्र को लगातार 15 दिन तक दिन में 4-5 बार सुनने से किसी भी व्यक्ति के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में 80%, 90% तक कमी आ जाती है। मैं तो 1 घंटे के अंदर आपको सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकता हूँ, मल्टीपल हीलिंग्स करके और उसके तौर पे। बट आई एम सेइंग कि पूरा प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। तो जितनी जल्दी आप चीजों को अडेप्ट करते चले जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, ऐसे करके मतलब। पर मैंने 300 डिजीजेस का पूरा कॉम्पेंडियम बना दिया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। ऐसे करके हमें काम करना पड़ेगा। एंड इट इज अ फन जर्नी। आप जिस किसी पेशेंट को बचा लेंगे ना, मतलब अंदर की टिकी फर्क होती है, कॉन्फिडेंस ही बदल जाता है। इनिशियली मतलब बड़ी बहुत पेनफुल सी सिचुएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे ब्रदर को कार्डियक अरेस्ट हुआ, मैं आईसीयू के अंदर ही खड़ा था, मैं और मेरी वाइफ। मैं और वाइफ कह रहा हूँ, मतलब मैं और आरती अंदर ही खड़े हुए थे एंड पहला कार्डियक अरेस्ट हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया कि उम्मीद बहुत कम है। हम हीलिंग करते रहे और वो रिवाइव हो गए। फिर दूसरी बार पड़ा, फिर तीसरी बार पड़ा, फिर फिफ्थ टाइम पड़ा, इन ए स्पैन ऑफ 5 डेज टाइम। तो अगर भगवान ने ही किसी का निश्चय कर रखा हो कि भाई आज तो इसे लेकर ही जाना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर जिस तरह से कहा जाता है ना कि डॉक्टर जो है वो भगवान से कम भी नहीं है। भगवान, डॉक्टर भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होता। वो हम आपको साक्षात दिखा सकते हैं। तो जब आप धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के अंदर करना शुरू करेंगे, एंड ये चीजें कोई रेकी वाला, कोई प्राणिक हीलर, उनको सपने में भी ये कैपेबिलिटी नहीं आ सकती। आई एम सेइंग सपने में भी नहीं आ सकती, बहुत बड़ा मैं वो बात बोल रहा हूं। नॉट बिकॉज, बिकॉज उनका पूरा प्रोसेस ही नास्तिक दर्शन पर बेस्ड है।
आप ईश्वर की सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप यूनिवर्स और यूनिवर्स के डिजाइन पे बात कर रहे हो। वो डिफरेंशिएटर हो गया। मैं जिस ईश्वर को जानता हूं वो चुटकी बजा के एक यूनिवर्स पूरी क्रिएट कर सकता है, बल्कि चुटकी बजाने में हो सकता है 5 और क्रिएट हो गई हो। यूनिवर्स का क्रिएटर है, फिनोमिनल एनर्जी होगी। यूनिवर्स में तो लिमिटेड ही एनर्जी होगी, यूनिवर्स की क्रिएटर में फिनोमिनल एनर्जी होगी। और जितना ज्यादा मैं उस क्रिएटर से अपने आप को कनेक्ट करता जाऊंगा, उतना ज्यादा मेरे भीतर का जो ईश्वर का कनेक्ट है वो मेरी डिवाइन हीलिंग एबिलिटीज को ही बढ़ा रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं एक टाइम पे एक ही व्यक्ति की हीलिंग करूं। मैं एट अ टाइम 10,000 लोगों की हीलिंग कर सकता हूं। बट वो मुझे वीडियो पर दिखने चाहिए। वीडियो पे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं अगर एक स्टेडियम के बीच में खड़ा हुआ हूं तो मुझे कैमरे पे वो सब लोग दिखें। जो कुछ मुझे दिख रहा है उससे मेरा ब्रेन का कनेक्शन होता जा रहा है। जो मुझे देख रहा है उससे मेरा ब्रेन का कनेक्शन हो रहा है। ऐसे करके ये प्रोसेस के ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। एंड इट्स अ फिनोमिनल जर्नी। मतलब मैं समझता हूं अगर मैंने 6 लाख लोगों को ट्रेन कर दिया अपने सिस्टम पर, प्रिफरेबली ब्राह्मण्स। मतलब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कास्टिस्ट हो और ये है। मैं कहता हूं कि आपको यही नहीं पता कि कोई व्यक्ति कैसे काम करता है, प्रक्रिया कैसे काम करती है। आप सिर्फ आधी अधूरी टर्मिनोलॉजीज पे चलते हो। हमारे यहाँ जो टोटल पॉपुलेशन थी, लेट से 800 करोड़, इसमें 400 करोड़ मान लीजिए शूद्र है। पहली बात तो शूद्र ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है वक्शूद्र है टर्म।